So we were discussing about the functions of human resource management. Students, तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस हमने सेशन नमाज से पहले जो किया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह जो है आमतौर पर ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। यहाँ पर है इसी तरह के ही जो है फंक्शन जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह की हायरार्की मौजूद हो। हायरार्की डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इसी से मिलती जुलती चीज़ें होंगी। जैसा कि आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में या कोई सीईओ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्रेसिडेंट और सीईओ जो है वो फिर जो है उसके नीचे जो है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन होता है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आमतौर पर ये चार मेन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको बनाया गया है। हम यहाँ पर बात करेंगे खाली वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। Under the vice president of human resource management, we have the 5 different functions of human resource management, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में वर्क कर रहे होते हैं। जिसमें नंबर 1 फंक्शन इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। The manager of training and development is directly reporting to the vice president of human resource management. Number 1. Number 2 is the manager compensation. Maybe you can also include it in the payroll management, or you can also differentiate between the manager compensation and the manager payroll. You can differentiate all these things. And the second is the manager staffing. कि जो staffing mean the recruitment and selection, strategic human resource management planning. These are all included in the staffing. Then we have the manager health and safety, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो एरियाज होते हैं उनको जो है वो देखते हैं, वो एक फंक्शन होता है। एंड द फिफ्थ वन इज द लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन मीन्स द एम्प्लॉय रिलेशंस या इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो एम्प्लॉय रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दीज आर द five basic functions is included under the vice president of human resource management, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, स्टाफिंग है, मैनेजर, staff, safety and health, and the labor relation. And these are the some traditional functions of the human resource department and the large firm. छोटी कंपनियों में अलग होता है, मैनेजर जो है आमतौर पर हेड होता है और वही सब कुछ देख रहा होता है। उसमें कंपनसेशन, ये सारे फंक्शन को एक ही बंदा जो है उसको देख रहा होता है, उसके अंडर में एक छोटी सी टीम होती है वो देख रहा होता है। बाज़ जगहों पर तो जो बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो और 2-3 लोग मिलकर सब इसको देख रहे होते हैं। बाज़ जगहों पर तो और जहाँ पे 50 या 100 लोग होते हैं उसमें तो एक ही बंदा HR में काम कर रहा होता है। तो ये जो है हमारे पास ये ट्रेडिशनल फंक्शन है जो कि हमने अभी डिस्कस किए। देन वी हैव अच्छा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट रूम। तो चैट में जाकर आप अपने फंक्शंस को जो है वो लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, आप बात नहीं कर सकेंगे, तो आपने कोई भी सवाल है तो आप चैट रूम में जाकर लिख दीजिएगा। क्योंकि आपकी तरफ से शोर आ रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को। अभी आपको कोई सवाल है तो आप चैट रूम में लिखिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। Okay जी, तो next I'm moving towards the next slide which is related to the HR professional competency. HR professional competency का मतलब है कि जो HR के लोग होते हैं, HR के लोगों में बेसिकली कौन सी competencies होनी चाहिए। तो this is the model which is given by the David Aldrich. उसने ये एक मॉडल लिया है कि HR जो है, HR प्रोफेशनल्स जो है उनमें कम से कम ये जो 6 कॉम्पिटेंसीज का यहाँ जिक्र किया गया है,
ये कॉम्पिटेंसीज किसी भी एचआर के जो लोग होते हैं, एचआर के प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग एचआर में काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज जो है हमें जरूरत है, किन किन एरियाज में हमने अपने आप को डेवलप करना है, कौन से एरियाज में हमारी ग्रिप है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि अभी हमने इम्प्रूव करने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताए हैं ये 6 एरियाज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है दैट इज द स्ट्रेटेजिक पोजिशनर्स, यानी जो एचआर के प्रोफेशनल्स हैं उनको उनके पास जो है ये नॉलेज होना चाहिए कि हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। They can sit together with the directors, they can sit together with the CEO, they can sit together with the board of directors and advise them and guide them in the human resource management functions. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से उनको गाइड करें, हाउ दे improve their alignment of the human resource activities are the employees who are working in the organization, उनकी जो activities हैं, जो functions की activity है, how they align all the activities with the organizational objective। तो उनको जो है उसके अंदर गाइड करें, उनके पास नॉलेज हो रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इन्होंने कहा है जी जो एचआर के प्रोफेशनल है उनको स्ट्रेटेजिक पोजीशनर होना चाहिए। दे हैव द कैपेबिलिटी, दे शुड हैव द कैपेबिलिटी टू सेट टुगेदर विद द टॉप मैनेजमेंट एंड एडवाइस देम and help them to create the objective, to achieve the objective for the organization. That is the number one competency which HR professionals should need, should improve if they do not have these kind of competencies. Okay, the second is the capability builders. Capability builders mean they have the potential to develop the human resource working in the organizations। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है that is the training and development। The people who are working in the organization उनके लिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी करियर डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है प्लानिंग करना और उनको इम्प्रूव करना, उनको डेवलप करना, that is called the capability builders। Capability builders mean the knowledge or the skills you have related to the training and development of the individuals working in the organization। तो ये second skill जो है वो आपके पास होनी चाहिए। Then the third important skill, that is the change champion। You HR professional, as a HR professional, you should be the change champion। Change champion mean you should adopt the change, you should implement the change in the organization, and you should aware about the changes in the environment within the organization and the changes outside the organization, maybe locally within the industry, maybe nationally or maybe international changes available in related to your organizations। तो you should be the change champion कि आपको क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन चीजों पर बिलीव नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि you will not change anything। Then the fourth is related to the innovations। You should be innovator, you should be integrator। It means कि आप कि अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप चीजों को इनोवेट करें और फिर चीजों को इंटीग्रेट करें, अलाइन करें एक दूसरे के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट ऑफ द individuals who are working in the organization and the alignment with the goals। तो चीजों को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, उन्हें अलाइन करना आना चाहिए। तो HR professionals should be integrators, should be innovator, should be creative and innovative। तो ये creativity and innovation जो है ये इनके पास होनी चाहिए। And the fifth and important thing is the technology proponent। Technology proponent means you should be technology oriented। आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको आनी चाहिए, लेटेस्ट HR के सॉफ्टवेयर आपको पता होने चाहिए और उन सॉफ्टवेयर को आप इम्प्लीमेंट करें। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो है आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप कैसे डैशबोर्ड के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। तो डेटा है उन सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके थ्रू आप किस तरह
डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं थ्रू बाय यूजिंग दिस कैंडी डेटा हु आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने जो फंक्शंस हैं एचआर के उसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही है इंटरनेशनली नेशनली, लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इस चीज से रिलेटेड आपके पास जो है वो होना चाहिए। देन द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द क्रेडिबल एक्टिविस्ट। क्रेडिबल एक्टिविस्ट मीन कि लोग आपके ऊपर यकीन करें, बिलीव करें कि व्हाट यू से यू ऑलवेज डू इट, यानी जो आप बोलते हैं अब वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते हैं आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ बोल रहे हैं और लोग इस तरह आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो इट मीन्स द पीपल बिलीव्ड ऑन यू कि आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यू आर कैपेबल इनफ दैट द पीपल बिलीव ऑन यू, यू आर क्रेडिबल फॉर देम, कि आप जो है लोग आपके ऊपर यकीन रखते हो, लोगों का आपके ऊपर भरोसा है और लोगों का आपके ऊपर एतमाद हो कि ये जो हमसे वादा कर रहे हैं, ये जो हमसे बात कर रहे हैं, ये अपनी बात के ऊपर कायम रहेंगे। तो क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, क्योंकि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप क्रेडिबल होने चाहिए। तब क्रेडिबल होंगे तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, मोटिवेट होंगे, आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आप एज ए चेंज एजेंट हो सकते हैं, तभी आप स्ट्रेटेजिक पोजिशनर या कैपेबिलिटी बिल्डर्स हो सकते हैं। जब तक कि आप क्रेडिबल एक्टिविस्ट नहीं होंगे, जब लोग आपके ऊपर यकीन या भरोसा नहीं करेंगे, उस वक्त तक यू शुड नॉट बी द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर लोग जो है वो बिलीव ना करें, आप क्रेडिबल ना हो। ये जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एज एचआर प्रोफेशनल। यू शुड बी क्रेडिबल एनफ फॉर द पीपल, for the people who are working in the organization, for the top management जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, या आपके जो लाइन मैनेजर्स हैं जिनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है, उनके लिए आप क्रेडिबल होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर यकीन, एतमाद, ये सब चीजें आपके ऊपर करते हो। तो these are the 6 important elements which is included in the HR professional competency model given by the David Ellis। तो डेविड एलिश का ये मॉडल है, इसको जो है आपने याद रखना है। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो इसको सामने रखकर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव द एचआर प्लानिंग। तो ये आपको सामने नजर आ रहा है कि ये कुछ देख रहा है। प्लानिंग मीन यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इंक्लूड क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मे इंक्लूड द एम्प्लॉयमेंट, यानी कौन कौन से लोग जो है उनको चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, यानी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की हम बात करें। प्लानिंग रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, it is not, HR planning is not only related to the recruitment selection, it may be related to the training of the individuals, maybe the career development of the individuals, maybe the compensation side of the individuals, maybe the promotion side of the individuals, or maybe the health and safety and employee relation, all these things. You can planning all the functions of human resource management in the HR planning। तो आप किसी भी एरिया की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो मेनली जो आमतौर पर बात करते हैं दैट इज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लानिंग रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, लेकिन इसके अंदर दूसरी एरिया फंक्शंस की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने जिसके अंदर जो है आपको नजर आ रहा है कि एक लेडर बना हुआ है और उसके ऊपर लोग जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। आप तो ऊपर चढ़ना डेफिनेटली लेडर पर मुश्किल होता है। एडवांसमेंट, करियर एडवांसमेंट, प्रमोशन, ऑल दीज थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी एंड फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर जो प्लानिंग है that is the maybe the succession planning we are talking about, maybe the HR planning we are talking about। तो ये फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है जो भी यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है। इसके अंदर जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो आमतौर पर जो होती है उसके अंदर आमतौर पर कंपनी का मिशन और कंपनी का विजन जो है उसके ऊपर वर्किंग होती है। फिर उससे रिलेटेड और प्लानिंग होती है जिसमें टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। देन
we have the important that is this human resource strategic planning. तो ये जिसके अंदर आमतौर पर आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं और उन्हें रिटेन करते हैं. तो दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लानिंग वी हैव, जो कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट होती है, जिसमें आपने देखा कि 3 मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस प्लानिंग के, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्लानिंग है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है. ये 3 एरियाज है जिसके अंदर जो है फाइनेंशियल में, जैसे इन्होंने कहा, जो फाइनेंस को जनरेट करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है और फाइनेंस को फोरकास्ट करना है. जैसे टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन करना है, उसे मेंटेन करना है और उसको अडॉप्ट करना है. तो ये जो है कुछ प्लानिंग के कुछ पार्ट्स हैं किस किस तरह की होती हैं. नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग. HR planning की definition है, human resource planning is a process that identifies current and future human resource need for an organization to achieve its goals. Okay, so this is basically the planning related to the human resource management. क्या करता है ये एक process है which identify the current, present need of the human resource and the future need of human resource. तो पहले हमने जो डिस्कस किया था, I was talking about only the future perspective of the human resource management, but in the definition they are also talking about the current need as well. तो प्लानिंग के अंदर करंट एंड फ्यूचर दोनों नीड्स को जो है फुलफिल जो है वो होना चाहिए. दैट इज द प्लानिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देन व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन? इट हैज द राइट नंबर एंड द काइंड ऑफ पीपल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही कैपेबल लोग हों और जो कि और सही नंबर हो. सही नंबर से मुराद है 10 लोग चाहिए तो 10 ही होने चाहिए, और जो लोग हैं वो टैलेंटेड होने चाहिए, और फिर सही जगह पर, मतलब सही डिपार्टमेंट में होने चाहिए, सही प्लेस पर होने चाहिए और सही टाइम पर होने चाहिए. फर्ज करो कि आपको आज एक बंदा चाहिए और वो बंदा आपको 3 महीने के बाद मिल रहा है, तो ऐसी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं. प्लानिंग इसलिए करते हैं कि आप ये एस्टिमेट करें या फोरकास्ट और प्रेडिक्ट करें कि आपको अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में बंदा चाहिए, तो जुलाई के फर्स्ट के अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर वो बंदा मौजूद होना चाहिए. तो दैट्स हैपेंड इफ यू हैव द प्रॉपर प्लानिंग. अगर आपके पास प्लानिंग प्रॉपर होगी तो देन इट हैपन, अदरवाइज जो है वो ये नहीं हो पाएगा. देन वी हैव नेक्स्ट इज दिस इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग प्रोसेस कैसे होता है? इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है उसको आप डिफाइन करते हैं, उससे कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को जो है असेस किया जाता है. फिर ह्यूमन रिसोर्स को, जो आपके पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको फिर उसके साथ जॉब को एनालाइज किया जाता है जो वो काम कर रहे होते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स और जॉब को एनालाइज करने के बाद फिर आप ये फैसला करते हैं कि क्या आपको जो है डिमांड फॉर लेबर, क्या आप डिमांड फॉर लेबर आप देखते हैं और सप्लाई फॉर लेबर, ये दो चीजें आप देख रहे होते हैं कि डिमांड है लेबर की और सप्लाई, ये दोनों आपस में मैच करते हैं. कंपेयर डिमांड एंड सप्लाई विद ईच अदर. अगर डिमांड जो है ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई से ज्यादा हो, इट मींस यू आर गोइंग फॉर द हायरिंग. इट मींस दी कि आप जो है रिक्रूटमेंट करेंगे. अगर आपकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड एक्सीड सप्लाई मींस रिक्रूटमेंट, और अगर सप्लाई एक्सीड डिमांड मतलब सप्लाई ज्यादा है तो फिर डी रिक्रूटमेंट ले ऑफ्स. आप लोगों को टर्मिनेट करेंगे, निकालेंगे ऑर्गेनाइजेशन से जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे. तो दिस इज दी बेसिकली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि मिशन से स्टार्ट होकर रिक्रूटमेंट या डी रिक्रूटमेंट के ऊपर आमतौर पर जो है ये खत्म होता है. दैट इज दी प्लानिंग प्रोसेस. देन we have these some factors that determine the plannings, HR planning, जो कि इफेक्ट करते हैं बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी होती है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है. इसी तरह दूसरी जो चीज होती है दैट इज द competitiveness at the financial environment and the current organizational situation. ये दो चीजें. तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं, जिसकी बेसिस पे हम नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स यानी क्वांटिटी एंड द स्किल्स लेवल हम मालूम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर हम दूसरी तरफ मूव करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम देखते हैं. अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज
जो हमें लोग ज़रूरत है और हमारे पास जो फाइनेंस है वो आपस में मैच कर जाए, तो फिर हम जाते हैं प्लानिंग की तरफ फर्दर। यानी ऐसा हो सकता है कि हमें लोगों की तो ज़रूरत हो, अच्छी स्किल्स की ज़रूरत हो, लेकिन पता चले कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हम अच्छी सैलरी नहीं पे कर सकते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो फिर हम इनमें से किसी न किसी फंक्शंस को हमें छोड़ना होगा। तो हम प्लानिंग करते हुए हमें फाइनेंस भी देखना होता है, वो हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देखनी होती है। तो इन दोनों का आपस में मैच होना चाहिए। फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप इन चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्टाफिंग एडजस्टमेंट, ऑल दीज थिंग्स। तो इसके लिए इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज the matching between the financial resources and the need of the human quantity, resource quantity, and the skills and the quality of the human resource management. These are the factors which influence on the human resource management planning or the policies of the human resource management. ओके, तो दीज आर द फ्यू मैट्रिसेस। ये हमें हेल्प आउट करती हैं, मदद करती हैं कि आप प्लानिंग को बेहतर तरीके से कर सकें। जो हमारे पास स्कैनडी डेटा अवेलेबल होता है, उन स्कैनडी डेटा को इस्तेमाल करके आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पर पहला बताया गया एब्सेंटीज्म, मतलब मैट्रिक्स से मुराद ये है कि यू शुड कैलकुलेट द ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज। जैसा कि एब्सेंट रेट हम मालूम करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा छुट्टियां करते हैं, कम छुट्टियां करते हैं, क्या। तो इसका ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज एब्सेंट इन द मंथ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द मंथ। तो इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज से और मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। एब्सेंस रेट निकल आ जाएगा, कितने लोग जहाँ से कितना परसेंट लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो है ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टियां करते हैं, नहीं आते हैं। हमें अंदाजा होगा कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो फिर उसी लिहाज से हम अपना जो स्ट्रेटजी है उसे डिजाइन करेंगे। इसी तरह कॉस्ट पर हायर है, इससे हम ये फैसला करेंगे अगर हमारे पास ज्यादा हायरिंग के ऊपर कॉस्ट हो रही होगी, तो फिर हम टर्मिनेशन के ऊपर, ले ऑफ्स के ऊपर और जो है जो टर्नओवर है उसके ऊपर हम ज्यादा तवज्जो देंगे कि टर्नओवर रेट कम से कम हो, ताकि हमें नई हायरिंग की तरफ ना जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े। क्योंकि हायरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो फिर हम जो है टर्नओवर की तरफ नहीं जा सकेंगे, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि टर्नओवर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा हो। ये एचआर एक्सपेंसेस हैं कि टोटल एक्सपेंसेस का एचआर के ऊपर कितना कंपनी खर्च कर रही है, उससे अंदाजा लगाएंगे कि उसका बेनिफिट कितना हो रहा है एचआर का। फिर टर्नओवर की कॉस्ट है कि अगर आप किसी को निकालते हैं या कोई आपको छोड़ के जाता है तो उससे कितना आपको लॉस होता है, किस तरह की जो है कॉस्ट हो सकती है। टर्मिनेशन की कॉस्ट है, कॉस्ट पर हायर है जो पीछे हमने मालूम किया है। लर्निंग कर्व लॉस है, लर्निंग कर्व से मुराद ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में नया बंदा आता है तो उसको सीखते हुए टाइम लगता है, फौरी तौर पर वो चीज़ों को जो है वो सीख नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता, उसको टाइम लगता है उन चीज़ों को सीखने में। तो ये हमारे पास आज की जो जो लेक्चर है ये था। तो ये लेक्चर अभी हम एंड होता है। आपके अगर कोई सवालात हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, वो आप के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर जो है पूछें। मैंने आपके माइक ऑन कर दिया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। जी जासमा, कोई सवाल हो तो सर आप। स्लाइड शेयर करेंगे? स्लाइड शेयर नहीं करूंगा, आप वीडियो देखिएगा। अच्छा, ये वाली वीडियो शेयर करेंगे आप? वीडियो शेयर कर देंगे बिल्कुल आप सर। ठीक है सर, ठीक। जी, और किसी का कोई सवाल? ये बाकी लोग कल गायब हो गए? फहद गायब है और मुझे एचआर मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल पूछना था। ये मैट्रिक्स के लिए जैसे एचआर के हर फंक्शन के अंदर ये प्रैक्टिस हो रहे होते हैं मैट्रिक्स, या ये पर्टिकुलरली इसके लिए भी कोई अलग फंक्शन बनाया जाता है? कि यूजुअली ये स्ट्रेटेजिकल लेवल के काम है ना जो मैट्रिक्स। असल में बात यह है कि ये जो है इसके लिए हर जो एचआर जर्नलिस्ट है ना उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती इस काम को करने की, क्योंकि दिस इज मोर टूवर्ड दी स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके अंदर आमतौर पर 3 लोगों के बेसिक इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें आईटी के लोग चाहिए, इसके अंदर जो है वो स्टैटिस्टिशियन चाहिए, और इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के लोग चाहिए। तब जाकर इस फंक्शन को आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं बेसिकली, अब वो लोग इसको देख रहे होते हैं। आमतौर पर आजकल तो क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली आपको टर्नओवर रेट,
ये सारी चीजें एक क्लिक के ऊपर मिल जाती है। बट इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि यू शुड अलाइन ऑल दीज थिंग्स विद द प्रॉब्लम्स। अगर फर्स्ट करो टर्नओवर रेट आपकी कंपनी में ज्यादा है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ टर्नओवर रेट? दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो डेटा है उसको कैसे आप हाइपोथेसाइज करेंगे कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि टर्नओवर रेट आपका क्यों ज्यादा हो रहा है, उसकी क्या रीजंस है। तो रीजंस आप तभी मालूम कर सकेंगे जब आपको हाइपोथेसाइज करना आएगा, जब आप हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, जब आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन द अदर एरियाज। वो लेकिन आपकी परसेप्शन, आपके एक्सपीरियंस इन चीजों के बेस पर होता है। फिर आप उनको इस डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसमें मुझे बताएगा कि जी जी प्लीज। इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट फिर लाजमी होती है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल एज एन रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल, तो जब हमें अगर अपना टर्नओवर देखना है, ठीक है, और तो क्या इसमें क्या मेरे मैनेजर का मेरे साथ मिलके डाटा के ऊपर काम करना काफी होगा, या वी डू हैव टू इन्वॉल्व दिस स्टैटिकल थर्ड पार्टी प्रोफेशनल्स के वो देखिए आके इसमें स्टैटिक्स देखें, या ये इन फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते Mavashi, all these things depends on the culture of the organizations. अगर आपको इतना वेटेज दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर दी हुई है कि ये काम आपने ही करना है, एंड यू आर रिपोर्टिंग टूवर्ड द वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और यू आर डायरेक्टली लिंक टू द टॉप मैनेजमेंट, देन तो डेफिनेटली आपको किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हैं, इफ यू आर कैपेबल इनफ। और अगर इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर कोई थर्ड बंदा चला रहा है, उसी के पास पूरे राइट्स है, वही देख सकता है, वही आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है, तो देन यू शुड बी सिटिंग टुगेदर विद द थर्ड पार्टी एज वेल। ठीक है, तो ये कितने फ्रीक्वेंटली इन फैक्टर मैट्रिक्स के ऊपर काम होना चाहिए, या जब हमें अंदाजा हो रहा हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हो, या ये मंथली बेसिस के काम होते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर कैलकुलेशंस की जाए मैट्रिक्स? असल में तो ये होता है कि जो डैशबोर्ड होता है, जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो तो फ्रीक्वेंटली उनका काम ही यही होता है कि वो मैच कर रहे होते हैं चीजों को, बस उनका सारा दिन यही काम होता है कि एक चीज को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, वो तो पूरा डेटा एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना। उनका तो काम ही यही होता है, उसी डेटा से उन्हें पता चलता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या इश्यूज है। तो वो उनका काम यही है कि वो डेटा के थ्रू जो है एनालाइज करेंगे हमारे कौन से फंक्शन में कितना अच्छा काम चल रहा है। तो वो तो एक अलग जो है डोमेन है, जिसमें सीईओ बैठा हुआ है, तो वो हर एक को फोन करके तो नहीं पूछेगा ना। वो तो ये डैशबोर्ड उसके सामने होगा, सॉफ्टवेयर उसके सामने होगा, लोग उसके सामने होंगे जो उसको गाइड कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जी इस डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, इस डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, यस, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वन क्लिक। तो वो एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे जी, कि एचआर एनालिटिक्स और एचआर मैट्रिक्स ये दोनों एक ही टर्म है डिफरेंट नेम के साथ, ये एनालिटिक्स का अलग? क्योंकि आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा मार्केट में सुनने की आ रही है, इनफैक्ट सब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी आ रही है कि एचआर एनालिटिक्स, तो आर दीज द मैट्रिक्स जो एनालिटिक्स के नाम से अब यस, इंट्रोड्यूस हुए हैं, या दोनों जी अलग अलग? मैविश, बेसिकली एचआर मैट्रिसेस वैसे तो डिफरेंट है, इन दोनों को ह्यूमन रिसोर्स वाले और बाकी लोग जो है अलग अलग कंसीडर करते हैं, बट द बेसिस ऑफ एचआर एनालिटिक्स इज द एचआर मैट्रिसेस। एचआर मैट्रिसेस के अलावा यू कांट गो विद द एचआर एनालिटिक्स। एचआर एनालिटिक्स बेसिकली इज द डिसीजन मेकिंग बाय यूजिंग दीज एचआर मैट्रिसेस। ओके ओके ओके, ठीक है, तो एचआर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने बात की आपको कि जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए होते हैं, वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, दैट इज द एचआर एनालिसिस, एचआर एनालिटिक्स। सिर्फ कैलकुलेशंस जो है दैट इज द एचआर मैट्रिसेस। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये एचआर मैट्रिसेस है, बट हाउ कैन यू यूज ऑल दीज मैट्रिसेस इनटू डिसीजन मेकिंग, दैट्स कॉल्ड द एचआर एनालिटिक्स। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? जी सर। Anything else if anyone want to ask any question? If you do not have any question, then I am moving toward the attendance. आप सोच लें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको ज़हन में अभी भी पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज मैं अटेंडेंस लेता हूं और उसके बाद जो है हम क्लास को ऑफ कर देंगे।
Yes, if you have any question, please. Saba, Jasma, Samreen and Zan, if you have any question, please, you can ask. No, sir. Thank you so much. Okay, ji, Well great. explained and understood. ओके जी, तो ये दिस इज द ये आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी चैलेंजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास आउटलाइन है, उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे। मैं असाइनमेंट आपको देना चाह रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने रोक दिया असाइनमेंट। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, जब तक अभी फिलहाल आप ज़हनी तौर पर थोड़ा सा इस कोर्स को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, देन आई विल गिव यू द असाइनमेंट। अभी फिलहाल मैं समझ रहा हूँ कि शायद असाइनमेंट देना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। अभी ये कोर्सेज में भी चेंजेस आती रहती है, जैसे अभी मुझे दूसरा कोर्स भी जो था मेरे क्या नाम है BRM का 2 सेक्शन थे, तो अभी दूसरा सेक्शन भी मुझे इन्होंने दे दिया। आई डोंट नो कि हो सकता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किसी और को दे दे। अच्छा जी, समरीन जब्बार, प्रेजेंट सर। फहद सईद, फहद सईद इज एब्सेंट। ओके जी, ये है सलसिट, शायद आई थिंक ये एब्सेंट है। जैन, प्रेजेंट सर। सबा, Present, sir. मैविश इकबाल, मैविश, प्रेजेंट सर। ओके जी। मंसूर अली, मंसूर अली इज एब्सेंट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, यू मे लीव द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी Okay, मच। sir. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।